नमस्ते। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरेंद्र जिला झुंझुनू राजस्थान में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक लेसन नंबर 2। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था लेसन के जरिए, उसके अंतर्गत हमने मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं, जैसा कि मैं एक बार पुनः आपको दोहरा देता हूँ कि 1526 ईस्वी में बाबर गद्दी के ऊपर बैठा, 1530 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1530 से लेकर के 1540 तक हुमायूं शासन करता है। उसके बाद 1540 से लेकर के और 1545 तक शेरशाह सूरी यानी सूरवंश बीच में आ जाता है, और सूरवंश है वो 1555 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पे 1556 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है कौन? अकबर। और अकबर ने 1605 ईस्वी तक शासन किया, जिसके अंतर्गत बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जहाँ पे आए हैं, जो राजस्थान के संदर्भ में लिया जाए तो राजस्थान के संदर्भ में जैसा कि 1568 ईस्वी में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन जब 28 फरवरी 1572 ईस्वी में और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप है वो गद्दी पे बैठता है। जहाँ पे उसका राज तिलक कहाँ किया जाता है, वो गोंदा की पहाड़ियों में किया जाता है। और उसके बाद में 18 जून 1576 को जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी का, जो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, थर्मोपोली के नाम से जाना जाता है, 1582 ईस्वी के अंदर। और यहाँ पे जो मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है, और वो है दिवेर का युद्ध। ये दो महत्वपूर्ण युद्धों के बाद में हम चर्चा करते हैं आगे। 1605 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है कौन? जहांगीर, जो कि 1627 ईस्वी तक शासन करता है। और 1627 ईस्वी में उसका पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां गद्दी के ऊपर बैठता है, और शाहजहां ने बताया जाता है कि 1656 ईस्वी की बजाय 58, क्योंकि 56 में उसने क्या कर लिया था, कैद कर लिया गया था किसको? शाहजहां को। और बाद में गद्दी को अपने भाइयों की हत्या करके औरंगजेब गद्दी पे बैठ गया था, और उसके बाद में ये 1707 ईस्वी तक औरंगजेब शासन करता है। उसके बाद लेकिन बीच में यहाँ पे ये आ जाता है आगे के लेसन के अंतर्गत कि राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं। वो क्या है कि राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण बातों के अंतर्गत नंबर 1 पे आता है राव सेखा। राव सेखा जिनके पिता का नाम क्या था? मोकल, और माता का नाम क्या था? निर्माण, जिनका जन्म 1433 ईस्वी में हुआ था, 1433 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता मोकल है वो आमेर के जो राज्य है उसके अंतर्गत आते थे। और यहाँ पे आमेर के शासक उदयकरण ने उसकी प्रतिभा को देखते हुए, इसकी प्रतिभा को देखते हुए राव सेखा जी की, और उन्होंने महाराव की उपाधि धारण प्रदान की थी। यानी राव की उपाधि प्रदान किसने की? उदयकरण। और यहाँ पे अपने पिता का दायित्व मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्होंने संभाला, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्होंने क्या किया? एक से बढ़कर एक युद्ध लड़ते गए। बताया जाता है कि राव सेखा ने 52 युद्ध लड़े थे, और 52 युद्ध के अंदर उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। बताया जाता है इसके पीछे एक बात बताई जाती है कि इनकी ये जो कुल देवी है जमुआई माता, उसका ये क्या करते थे? पूजा करते थे, और उन्हें इस माता का क्या था? आशीर्वाद था। इस कारण से उन्होंने 52 युद्ध लड़े, और 52 युद्धों के अंदर एक भी युद्ध नहीं हारे। और यहाँ पे इसी के संदर्भ में हम आगे चलते हैं कि इन्होंने राजधानी
कहाँ थी? आमेरसर। आमेरसर राजधानी है, वहां भगवान जगदीश का इन्होंने क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। और यहाँ पे आमेरसर इन्होंने राजधानी बनाया और बाद में यहाँ पे इन्होंने जो शिकारगढ़ है 1477 ईस्वी के अंदर 1477 ईस्वी में शिकारगढ़ किले का निर्माण करवाया। और बताया जाता है कि जयपुर के कछुआ वंश, जयपुर के कछुआ वंश के अंदर आप जानते हैं कि बाद में भगवान दास हुए, राजा मान सिंह हुए, ये भारमल हुए, ये सब किस में आते हैं? कछुआ वंश में आते हैं। और इन्हीं के वंशज बताए जाते हैं कौन? राव शेखा। राव शेखा की 1488 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो जयपुर के अंदर कल्याण जी का मंदिर है वो उनकी पत्नी गंगा कुमारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राव शेखा के बारे में एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि राव शेखा का जन्म है 1433 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम मोकल, माता का नाम निर्माण था। 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पिता का दायित्व संभाला और पिता के दायित्व के साथ साथ इन्होंने अपनी प्रतिभाओं का परिचय दिया। उन्होंने अपने अनुसरण में लेते हुए 52 युद्ध लड़े और 52 युद्धों के अंदर वो एक भी युद्ध नहीं हारे। और एक भी युद्ध नहीं हारने का यहाँ पे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है उसके जीवनी के बारे में, तो उसमें बताया जाता है कि माता चामुंडा यानी माता जमुआई माता का उनको आशीर्वाद था। और बताया जाता है कि 1477 ईस्वी में उन्होंने शिकारगढ़ किले का निर्माण करवाया। 52 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने जयपुर के अंदर जो कि मंदिर का भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया। उनकी पत्नी ने जो गंगा कुमारी है उसने मुहाने के ऊपर किसका कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये था राव शेखा के बारे में। अब लेते हैं हम हमीरदेव। अब आगे आता है राणा हमीरदेव। हमीरदेव के बारे में बताया जाता है कि राणा हमीरदेव ये कहाँ का शासक था? रणथंभौर का शासक था। और इनके पिता का नाम जयतर सिंह, जो कि 1282 ईस्वी में हमीरदेव को अपने जीवन काल में ही शासक बना दिया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये राजस्थान के संदर्भ में इसका महत्वपूर्ण स्थान क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 1301 ईस्वी में 1301 ईस्वी तक शासन किया। तो हम आपको पीछे ले चलते हैं, जो हमने पीछे वीडियो में बताया था कि 1301 ईस्वी में यहाँ पे रणथंभौर पर आक्रमण किसका हुआ था? रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश के। आपको याद होगा कि सबसे पहले जो कि 1290 से लेकर के और 1298 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासक कौन रहा? जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी रहा। उसके बाद उसी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी और गद्दी पे बैठे थे। और बाद में बताया जाता है कि 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे शासन किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो महत्वपूर्ण युद्ध है उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो इसकी चर्चा के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1301 ईस्वी में उसका ध्यान है वो राजस्थान की ओर ज्यादा है। और राजस्थान के जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने का विचार किया। और यह बात बताई गई कि राणा हमीरदेव के पास में सूचना भेजेगी कि मालवा के युद्ध के अंदर जो कि मेरे भागे हुए सैनिक हैं उन्हें मेरे को वापस सौंप दिया जाए। लेकिन वो शरण में आए हुए थे। किसकी शरण में? राणा हमीरदेव की। तो राणा हमीरदेव ने शरणागत यानी भारतीय संस्कृति के अनुसार उसने ये कहने से इनकार कर दिया कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि हैं वो देव के समान होते हैं।
मैं किसी भी हालत में इन्हें आपको नहीं सौंप सकता। और इस कारण से, इस वजह से उसने क्या किया कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये सूचना भेजी तो राणा हमीर देव का जवाब नकारात्मक आया और उसने अपनी विशाल सेना रणथंभौर के चारों ओर लगा दी। लेकिन उस किले को भेद न पाने की स्थिति में उसने बड़े चालाकी से काम लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी को जो साथ मिला था वो किसका मिला था? मलिक काफूर का मिला था। और मलिक काफूर का इन दोनों के अंदर क्या था? एक संधि थी कि जीता हुआ प्रदेश अलाउद्दीन खिलजी का होगा और लूटा हुआ माल मलिक काफूर का होगा। इस कारण से सेना रणथंभौर के चारों ओर लगा दी, लेकिन किले के अंदर नहीं घुस पाने के कारण उसने राणा हमीर देव को एक सूचना भेजी कि वो एक संधि करना चाहता है। संधि करना चाहता है तो संधि का नाम लिया तो राणा हमीर देव ने अपने सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए भेजा गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे कूटनीति का परिचय देते हुए उसने क्या किया? रणमल और रतिपाल को रणथंभौर का किला देने का वचन दिया कि अगर वो सहायता करेगा तो उसे हमीर देव के बाद में रणथंभौर का किला है उसे दे दिया जाएगा। रणमल और रतिपाल दोनों उस लालच में आ जाते हैं और उन्होंने राणा हमीर देव से बगावत करते हुए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का क्या दिया? साथ दिया। लेकिन रणथंभौर 1301 ईस्वी के अंदर, जैसा कि 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 ईस्वी में। और यहाँ पे रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण यहाँ पे देखिए रतिपाल और रणमल ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। राणा हमीर देव युद्ध भूमि के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए और उधर उनकी पत्नी रंगा देवी और पुत्री पद्मला ने उन्होंने दोनों ने जल जोहर कर लिया, जो राजस्थान का प्रथम शाखा के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसे पूर्ण शाखा नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है? अर्ध शाखा के रूप में जाना जाता है। जब रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो गया तो उसके बाद जब रणमल और रतिपाल ने किले के बारे में अलाउद्दीन खिलजी से बात की तो उन्होंने क्या किया? दोनों की हत्या करवा दी। क्या कहते हुए कि तुम अपने स्वामी के नहीं हो सकते तो मेरे कभी नहीं हो सकते। इस प्रकार से ये रणमल और रतिपाल, जैसा कि गद्दारों के अंदर नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जो नाम लिया जाता है भारत के इतिहास में, और वो लिया जाता है कौन? बुंदेलखंड के शासक जयचंद। और उसके बाद में दो गद्दारों का नाम आता है तो यहाँ पे आता है रणमल और रतिपाल। और इस प्रकार से 1301 ईस्वी में यहाँ पे किसका शासन हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। और हमीर देव चौहान यहाँ पे क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और अगला जो हम लेते हैं और वो है संदर्भ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। उसके बाद यहाँ पे आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 9 मई 1500 यानी यहाँ पे 1597 ईस्वी को उनको क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन ये कैसे हुआ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 ईस्वी को, जबकि अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी। यहाँ पे 1540 माता का नाम वैजयंता देवी था और इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह कौन थे? ये महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे। जैसा कि उदय सिंह को बचाने की जो भूमिका थी वो किसकी थी?
पन्नाधाई की थी। उसी वंश से यहाँ प्रारंभ होता है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को कटारगढ़ यानी कुंभलगढ़ का जो सबसे ऊंचा दुर्ग था, जिसको मचान दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे कुंभलगढ़ का किला है, वो किसने बनवाया? यहाँ के वंशावली को पीछे ले चलते हैं तो इस किले का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने 32 किलों का निर्माण करवाया था और उन्हीं किलों के अंदर ये भी नाम था, जिसका नाम क्या था? कुंभलगढ़ का किला। और इसके सबसे ऊंचा जो दुर्ग था उसका नाम था क्या? कटारगढ़। और यहाँ पे महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म। लेकिन 1570 ईस्वी के अंदर जब नागौर के अंदर अकबर ने दरबार लगाया था, वहां पे राजस्थान के लगभग सभी रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन अकबर के व्यवहार को देखते हुए उदय सिंह सभा के पीछे ही उठ करके चले आते हैं और उनका अनुसरण करने वाले थे मारवाड़ के शासक राणा हमीर देव के पुत्र, और जो कि बाद में एक ऐसे शासक हुए महाराणा प्रताप के बाद में जिन्होंने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसका नाम क्या था? रामचंद्र सेन। ये दो ऐसे शासक थे जिन्होंने आजीवन अपने जीवन काल के अंतर्गत अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसी कारण से यहां पे महाराणा प्रताप का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1570 के बाद में 28 फरवरी, ठीक होली का दिन, उस दिन उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 28 फरवरी 1572 ईस्वी के अंदर एक महान शासक ने गद्दी संभाली, जिसका नाम था राजस्थान का शेर महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और गद्दी पे बैठते ही अकबर की नजर मेवाड़ की तरफ जाती है। और मेवाड़ के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से राजस्थान की और रियासतें थी, उसी के संदर्भ में वो यही चाहता था कि कैसे भी करके और मेवाड़ को अधीन किया जाए। और मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उसने अनेक प्रयास किए। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे मैंने आपको बताया था कि जैता और कुपा जो कि मारवाड़ के थे, और यहाँ पे जो कि जयमल और फतेह सिंह की बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो थे उदय सिंह के शासनकाल के अंतर्गत थे, जिन्होंने 3 दिन तक अकबर की सेना को किले के अंदर नहीं घुसने दिया था। और उन्होंने बाद में पाषाण की मूर्तियां आगरा के किले के बाहर लगवाई थी। और जयमल फतह के बाद में यहाँ भी शूरवीरता का वर्णन तो लगातार ही मेवाड़ क्षेत्र से चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा की पहाड़ियों में इनका राज तिलक किया गया। और यहाँ पे अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, जो कि एक छोटे से सूत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। एक है जमा भट्टो, ये इनका कर्म है। जमा भट्टो एक छोटे से सूत्र जो कि याद करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। और यहाँ पे नंबर 1 पे आता है और वो है कौन? जलाल खान। जलाल खान सबसे पहले महाराणा प्रताप को मनाने के लिए उसने किसे भेजा? जलाल खान को भेजा। कब भेजा गया? जलाल खान को 1572 नवंबर 1572 को भेजा गया। नवंबर 1572 ईस्वी में भेजा गया। लेकिन जलाल खान को भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद में जून 1573 ईस्वी में यहाँ पे मान सिंह को भेजा। जून
1573 मानसिंह को भेजा गया। जलाल खान को ऐसा पता हाथ लगी, बाद में मानसिंह को भेजा गया और मानसिंह जब वहां पे पहुंचा तो अकबर ने ये कहते हुए कि मेरे सर में दर्द है और मैं बात नहीं करना चाहता, और इस कारण से मानसिंह ने भोजन का आदर करते हुए बताया जाता है कि भोजन के लिए उसे चावल परोसे गए, लेकिन मानसिंह ने भी भोजन नहीं किया। उनमें से एक चावल उठाया और एक चावल उठा करके उन्होंने अपनी पगड़ी में रख लिया। पगड़ी में रखने के बाद वह भोजन का आदर करते हुए वह वहां से चल पड़ता है। और उसके बाद मानसिंह जब अकबर के पास में आता है तो अकबर इस बात से बड़ा ही नाराज होता है, लेकिन ये देखते हुए उन्होंने उसमें मानसिंह के ही वंशज भगवंत दास को भेजा। भगवंत दास को भेजा गया और भगवंत दास को अक्टूबर 1573 में ईस्वी में उसे भेजा गया, लेकिन भगवंत दास की निराशा ही हाथ लगी। भगवंत दास को भी निराशा हाथ लगी और उसके बाद में अंतिम प्रयास था और वो था क्या, टोडरमल। बाद में ही टोडरमल को भेजा गया। टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी के ये 4 शिष्टमंडल इसके पास भेजे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। किसने भेजे? अकबर ने भेजे। पहले जलाल खान को भेजा, फिर मानसिंह को भेजा, फिर भगवंत दास को भेजा और फिर टोडरमल को भेजा। यहाँ पे ये जलाल खान को छोड़ करके तीनों ही क्या थे, राजपूत थे। अकबर जानता था कि यदि इनकी बात को स्वीकार कर लेता है तो निश्चित रूप से अधीनता स्वीकार कर लेगा, लेकिन महाराणा प्रताप को मनाने में ये असफल रहे। और ये जो शिष्टमंडल है, 4 शिष्टमंडल, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप के 4 शिष्टमंडल कौन से थे जो उन्होंने मनाने के लिए अकबर ने भेजे, लेकिन ये 4 क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और असफल होने के बाद जब अकबर के 4 शिष्टमंडल असफल हो जाते हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के बाद उन्होंने अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। और विशाल सेना जो कि 6 जून को ही उन्होंने अपनी विशाल सेना को दिल्ली से रवाना कर दिया था। और दिल्ली से रवाना करने के बाद में जब ये पता चला कि अकबर की विशाल सेना और मेवाड़ की तरफ कूच करती है, तो महाराणा प्रताप भी अपनी विशाल सेना लेकर के मेवाड़ से अपनी विशाल सेना लेकर के और हल्दी घाटी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। उधर अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, कछुआ वंश के मानसिंह, और इधर जो सेनापति के रूप में नेतृत्व संभाल रखा था वो था कौन, हकीम खां सूरी। बदायूं यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 धर्मों के बीच में युद्ध था, लेकिन इसको साफ साफ नकारा जा सकता है। क्यों नकारा जा सकता है, इसकी वजह क्या है कि यदि 2 धर्मों के बीच में युद्ध होता तो यहाँ पे हकीम खां सूरी है वो महाराणा प्रताप का नेतृत्व न करते हुए अकबर का नेतृत्व करता। और यदि इधर से अगर धार्मिक युद्ध था, धर्म युद्ध था 2 धर्मों के बीच में, तो इधर मानसिंह है वो अकबर की तरफ से नेतृत्व नहीं करता। इसलिए इस बात को साफ ही इनकार किया जा सकता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आगे चलते हम, तो ये था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ, जिसकी चर्चा हम आगे कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।